अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अहमद नूरानी साहब के भाई जो हैं वो ड्रामाई अंदाज में बाजियाब हुए हैं और रात गए ये कार्रवाई रिपोर्ट हुई है। और कार्रवाई ऐसे रिपोर्ट हुई जैसे रिपोर्ट हुई, पहले आपको वो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस कार्रवाई को रिपोर्ट किया गया। अहमद नूरानी साहब के दोनों भाइयों की बाजियाबी, तर्जुमान रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक पुलिस का कच्चा माचका में दौरान गश्त डाकुओं से मुकाबला हुआ, 2 मगवी बाजियाब हो गए। दौरान कार्रवाई 2 डाकुओं के जख्मी होने की भी इतलात, मजीद कार्रवाई जारी है। तर्जुमान पुलिस ने यह बताया। अगवाकार दोनों मगवियों को छोड़कर कच्चे के इलाके में फरार हो गए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पुलिस ने यह भी बताया, उसके बाद यह बताया कि बादियाब मगवियों की शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर, पिसरान बशीर अहमद सईदी के नाम से हुई है। अहमद नूरानी साहब के भाई हैं। बादियाब होने वाले अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद से बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा एलीट कमांडो समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। अब अंदाजा करें कैसी बेशर्मी और बेगैरती है कि 2 शख्स जिन्हें रियासती इदारों ने अगवा किया, जबरी तौर पे उन्हें लापता रखा गया, उन्हें उनके घर से इस्लामाबाद से उठाया गया। सबसे पहले तो आईजी इस्लामाबाद को शर्म करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि भाई इस्लामाबाद के अंदर से, जिसे महफूज तरीन दारुल हुकूमत समझा जाता है पाकिस्तान का, वहां से लोग आते हैं मुसल्ला, एक घर का दरवाजा खुलवाते हैं, जबरदस्ती तोड़फोड़ करते हैं, वहां से 2 भाइयों को उठाकर ले जाते हैं और तुम अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाए। यानी वो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, बाद में एफआईआर की कॉपी मांग रहे थे, उसके लिए तारीख दे दी गई 28 तारीख की अप्रैल की। यह है इस मुल्क में निजाम इंसाफ और यह है इस मुल्क के अंदर कानून। और आईजी पंजाब को भी इस्तीफा देना चाहिए कि पूरा पंजाब क्रॉस करके कच्चे के डाकू आए और बंदे लेकर चले गए सिंध के किनारे पे, कच्चे के इलाके में लेकर चले गए। आपने रस्ते में कोई चेकिंग नहीं की। पीटीआई का झंडा लेकर कोई जा रहा हो तो उसकी तो आप जनाब पकड़ के बंदे को ऐसा गायब करते हैं कि उसकी नस्लें याद रखती हैं। यहां पे 2 जीते जागते इंसानों को क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाने वालों ने, ये जो कच्चे के डाकू कहा जा रहा है ना, कच्चे के डाकू नहीं, ये पक्के के डाकू हैं जिन्होंने उनके घर से इनको अगवा किया और अगवा करने के बाद इन्हें अपने पास रखा और इनकी फैमिली को मजबूर किया, दबाव डाला इनके भाई के ऊपर कि वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करे। ये कहानी शुरू होती है तब जब अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की आर्मी चीफ की फैमिली के हवाले से, और स्टोरी के अंदर उन्होंने कुछ चीजों का क्लेम किया। सिवाय एक चीज जो अहमद नूरानी साहब ने खुद कही कि यह गलत साबित हो गई कि आर्मी चीफ की बेटियों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं थे लेकिन ऑफिशियल पासपोर्ट थे। लेकिन फिर भी सवाल उठता है ना, तो बाकी चीजों के ऊपर वो कायम है। उन्होंने कही बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, ये डिप्लोमेटिक की जगह मुझे ऑफिशियल पासपोर्ट लिखना चाहिए था। यहां उनसे गलती हुई और उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ठीक है, ये चीज गलत होगी, बाकी सारी स्टोरी ठीक है। बजाय इसके कि उस आदमी को चैलेंज किया जाता, उस मुल्क में जाके यहां से उसके भाई गायब कर दिए गए। अब एक अजीबोगरीब ऑपरेशन है, पुलिस वाले एक्टिंग कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है गोलियां चला रहा है, कोई गाड़ियां चल रही हैं, कोई सायरन चल रही है, कोई उधर भाग रहा है गोलियां चला रहा है। और यार जब असल में कच्चे के डाकुओं से सामना होता है तो ये मोर्चे से बाहर सर नहीं निकालते। इतने बुरे और पतले हालात होते हैं कि जनाब मोर्चे से बाहर सर निकालेंगे वो गोली मार देगा, और रात को ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, ब्रस्ट चल रहे हैं, ऐसे होता है। और मैंने खुद पुलिस मुकाबले कवर किए हुए हैं, मैंने खुद मिलिट्री ऑपरेशन कवर किए हुए हैं। और जिस वक्त गोली चल रही होती है ना 2 तरफ से, तो कोई बंदा सर उठाने की जरूरत नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है, बड़े एसओपीज के साथ चलना पड़ता है। ये वीडियो देखते ही पता चल गया फेक है, एक ड्रामा है जो किया जा रहा है, और ड्रामा क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए कि अब अहमद नूरानी के भाइयों को बाजियाब करना पड़ गया। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ गया था, इंटरनल प्रेशर तो था ही, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ गया था। कुछ इदारे मुतहर्रिक हो गए थे, आलमी सतह के ऊपर यह आवाज बड़े जोरदार तरीके से उठाई गई थी, दुनिया भर में आवाज उठ रही थी। बहरहाल अब कुछ सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर तो डाकुओं ने अगवा किया था तो तावान क्यों नहीं मांगा? डाकू तो जिस बंदे को उठाकर लेके जाते हैं सबसे पहले कहते हैं जी अगवा पर है तावान, आप तावान दे दें। अभी तक उनकी फैमिली से किसी ने तावान मांगा नहीं, हुकूमत से किसी ने तावान मांगा नहीं। तो क्या ये कच्चे के डाकू थे? नहीं, ये कच्चे के डाकू नहीं, ये पक्के के डाकुओं की पक्की कार्रवाई थी। लेकिन पूरी कौम अब इन कार्रवाइयों को जानती है। रात को जो फिल्म चलाई गई है, हम पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70-75 साल से यही फिल्म देख रहे हैं और बार बार ये फिल्म रिपीट पे लगाई जाती है। पाकिस्तानियों को ये फिल्म और वो तमाम मुकदमे जो पाकिस्तानियों के ऊपर दर्ज किए जाते हैं ज़बानी याद हो चुके हैं। अब आप कोई जो मर्जी खेल खेल रहे। इंतजार पंजूता की बाजियाबी कैसे हुई थी? एक बेबस आदमी को आप लोगों ने रुसवा करके बाजियाब किया था, जो इंतजार पंजूता की बाजियाबी हुई थी। अब ये एक नया ड्रामा क्रिएट किया गया है, लोग नहीं मानेंगे। आप ये कर सकते हैं कानून से अपने आप को बचाने के लिए, तारीख में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ऑपरेशन किया जी, बंदे बाजियाब कर दिए, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आपकी हरकतों के ऊपर। क्या दिमाग नहीं है सर के अंदर? अभी एक मोहम्मद हनीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया आर्मी चीफ साहब के हवाले से, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टेटमेंट। मोहम्मद हनीफ साहब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के दफ्तर में कोई सियाना बैठा होता तो उसके कान में कहता
कि बलूचिस्तान के हवाले से नस्लों की बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे एक बड़े वर्दी वाले ने यह बात ढाका पर भी कही थी, याया खान ने। उनकी नस्लें तो नहीं बदल गई, अलबत्ता हमारा जोग्राफिया बदल गया। हमारे पास पहले इतना बड़ा मुल्क था, हमारा मुल्क छोटा हो गया, हमारा जोग्राफिया बदल गया। उस वक्त याया खान भी ऐसे ही दावे कर रहे थे जैसे दावे अब जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं बलूचिस्तान के ऊपर। भाई, बलूचिस्तान का मसला सियासतदानों ने हल करना है। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया है, अवाम ने बनाया कि फौज ने नहीं बनाया। फौज मुल्क नहीं बना सकती, फौज सिर्फ मुल्क का दिफा कर सकती है और सिविलियन गवर्नमेंट की ताबेदारी कर सकती है, जो उसको करनी चाहिए। अगर फौज मुल्क बनाने का, मुल्क चलाने का, मुल्क को आगे ले जाने का, मुल्क सारी चीजों का फैसला करेगी तो मुल्क नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान को 70-75 साल से फौज ने चलाने की कोशिश की, मुल्क चला ही नहीं, तो कैसे चलेगा। अब सद्दाम तरीन साहब को बलूचिस्तान से अगवा कर दिया गया है। अंदाजा कीजिए आप। सद्दाम तरीन को मैं ज़ाती तौर पे मिला हूं, बड़ा बहादुर नौजवान है, बड़ा अच्छा नौजवान है। इसने इलेक्शन लड़ा वहां से जहां कोई नाम भी नहीं लेता था वफाक का। यानी 20 साल हो गए हैं अकबर भुट्टी की शहादत को। उसके बाद से कोलू में और हरनाई में, उन इलाकों के अंदर हालात बहुत खराब हैं। कोई वफाक का नाम भी नहीं लेता था। एक वफाकी पार्लिमानी पार्टी से टिकट लेने के बाद सद्दाम तरीन ने इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसको इलेक्शन हरवा दिया। अब उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। क्या ये वफाक की खिदमत हो रही है कि वफाक का वाहिद नुमाइंदा जिसको वहां पे वोट पड़े हैं, लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसको भी दीवार के साथ लगा दिया है। सद्दाम तरीन को अगवा कर दिया गया है। ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कसूर उसका यह है कि वह आईडी हुकूक मांगता है, सियासी और जमहूरी हक के लिए आवाज उठाता है, एस्टेब्लिशमेंट के जराइम पे पर्दा डालने के बजाय उन्हें बेनकाब करता है, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। सद्दाम के लिए जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ हरनाई में, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, बलूचिस्तान के साथ हो क्या रहा है। क्या ये चाहते हैं कि हर जवान जो है, हर शख्स जो है वो बंदूक उठा के पहाड़ों में चला जाए। भाई, जो जमहूरी आवाज है ना, जब लोग बंदूक उठाने के हक में जाना शुरू हो जाए ना, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि फौरी तौर पर वहां की जो जमहूरी आवाजें हैं उनके साथ बैठ के उनको जो है स्ट्रेंथन किया जाता है, उन जमहूरी आवाजों को मजबूत किया जाता है कि इससे पहले के नौजवान बंदूक उठा के पहाड़ों की तरफ जो लोग गए हैं, लोग उनके नक्शे कदम पे चले, उनको इनके नक्शे कदम पे चलाओ। लेकिन हो क्या रहा है, जो लोग जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से इंसाफ मांगते हैं, उनके साथ क्या होता है, उन्हें बना दिया जाता है सद्दाम तरीन, मारंग बलोच की बहुत सारी खवातीन साथी और हैं। जो आपने किया अख्तर मेंगल के साथ, जैसे उनकी जान के साथ खेल गए, और जो कुछ अख्तर मेंगल को वहां बर्दाश्त करना पड़ा, 20 दिन तक वो लोग सड़कों पर पड़े रहे, आपने रास्ता ही नहीं खोला। तो ये क्या मैसेज दिया आपने। और जो आपने किया मारंग बलोच के साथ, उनके साथियों के साथ, खवातीन के साथ, हजरात के साथ, जो सारे के सारे अब जेलों में बंद हैं, जो समीदीन बलोच साहब के साथ, साहिबा के साथ आपने किया, जो आपने सद्दाम के साथ किया और जो आपने सालार काकड़ के साथ किया, उसका कसूर इतना है कि वो इस्लामाबाद को अपना मुल्क समझ के, अपनी जाति, अपना हिस्सा समझ के वो वहां पर एहतजाज करने आया था, आईनी और जमहूरी तरीके से। ना उसके पास बंदूक थी, ना उसके पास हथियार थे, ना वो लड़ाई लड़ने आया था, वो तो पुरअमन तरीके से अपना हक मांगने आया था। तो उसको निशाने इबरत बना रहे हैं, उसको जो है वो बार बार पेश करते हैं, कभी उसके मुंह पे कपड़ा डालते हैं, कभी क्या करते हैं। तो आप बलूचिस्तान के नौजवानों को पैगाम एक्चुअली देना क्या चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर शख्स अब हथियार उठाए और पहाड़ों में चला जाए। ये तो नहीं होना चाहिए, और ये होगा भी नहीं। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये जो लोग गलत पॉलिसी चल रहे हैं ये पछताएंगे। ये हाथों से लगाई हुई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती है। अब भी इनको ये बात समझ जानी चाहिए, इससे पहले कि मजीद ताखीर हो जाए। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इस बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन पहले एक स्टेटमेंट ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने दिया है। ये जनाब ISI में होते थे और उन्होंने एक एतराफ़ जुर्म किया है, एक एतराफ़ किया एक चीज़ का कि अकबर भुट्टी के खिलाफ ऑपरेशन संगीन गलती थी, जिसके नताइज हम आज भी भुगत रहे हैं। कोई भी फौज नहीं लड़ सकती जब तक उसे अवामी हमायत हासिल ना हो और वो शाना बशाना खड़ी ना हो। फौज की असल ताकत उसकी अवाम होती है, ब्रिगेडियर गजनफर जी ने कहा। देखें ब्रिगेडियर साहब, अभी आप रिटायर हो गए, अब आप चीज़ों को ज़रा थोड़ा बेहतर अंदाज में समझ रहे हैं। जो गुनाह आपने इस कौम के साथ किए या जो अजाब आप लोगों ने इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया, ये कौम आज भी उससे निमट रही है। बेशुमार फौजी ऐसे रिटायर हो चुके हैं जिन्होंने इस कौम को मसाइल की दलदल के अंदर धकेला है, और आज वो फौजी सर पकड़ के बैठे हैं कि हमने इस कौम के साथ कितना बड़ा जुर्म कर दिया। उनमें से एक ब्रिगेडियर साहब आप भी हैं। लेकिन आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई किसी और ओहदे के ऊपर है, क्या उन्हें एहसास नहीं हो रहा कल को ये लोग भी फिर किताबें लिखेंगे, कल को ये लोग भी फिर बयानात देंगे आपकी तरह कि जनाब तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन गलती थी, 2024 का फरवरी का इलेक्शन चोरी करना बहुत बड़ी गलती थी, उसका खुमियाजा मुल्क आज तक भुगत रहा है। कल को कोई ये भी कहेगा कि इमरान खान को बेगुनाह जेल में डालना गलती थी, उसका खुमियाजा ये मुल्क आज तक भुगत रहा है।
जिस भुट्टो को कल आप दुश्मन कह के फांसी देते हैं, आज आप उसको अवार्ड देते हैं। तो आपकी गलतियों का खुमियाजा हम क्यों भुगते हैं यार? मामला यह है कि गलतियां करें आप, भुट्टो को कत्ल करें आप, और 50 साल के बाद आप कह दी गलती हो गई, तो आपकी गलती का खुमियाजा हम क्यों भुगते? शेख मुजीब का मैंडेट चोरी करें आप, मानने से इनकार करें आप, मुल्क 2 टुकड़े करें आप, और बाद में आप कह दी गलती हो गई। यानी आपकी गलतियों का बंद कमरे में बैठ के जो आप गलतियां करते हैं उसका खुमियाजा कौम क्यों भुगते? सादा सवाल यह है, इसका जवाब आना चाहिए। बड़े आराम से ढीला मुंह करके आप लोग कह देते हैं 10, 20, 25, 30 साल के बाद कि जनाब वो फैसला गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। तो वो फैसला जब आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप क्यों नहीं सोचते? आप कौम को मौका दें, कौम आपसे ज्यादा ज़हीन है, आपसे ज्यादा समझदार है। सिविलियंस को मौका दें मुल्क चलाने का, वो आपसे बेहतर मुल्क चला लेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकातें ना करवाने पर भी अभी तक अदलिया की गैरत नहीं जागी। हत्ता के तौहीन अदालत की दरखास्तें भी जो दायर की गई वो नहीं सुनी जा रही। इस पर साकिब बशीर साहब ने ट्वीट करके बताया कि जेल मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। 2 रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा वकला कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में भी गए थे। 1.5 घंटा हाईकोर्ट में रहे ताकि दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हों, लेकिन नहीं हुई। शिबली फराज की 3 अप्रैल की दरखास्त, वो भी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, हालांकि बेतौकीरी अदालती फैसले की ही हुई है। अदालती फैसले जूते की नोक पे, अदालत में आप तौहीन अदालत लेकर जाएं तो अदालत कहती है हमें तौहीन महसूस ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं, खैर है। वैसे कहां पाकिस्तान चला गया और कहां पाकिस्तान की अदलिया चली गई? वकला को इस बारे में सोचना चाहिए। ये एक कार्टून छापा है और ये डॉन ने छापा है कार्टून, ये देखें आप। ये कोर्ट ऑर्डर्स टू मीट इमरान खान, ये कोर्ट के ऑर्डर थे इमरान खान साहब से मिलने के, और अडियाला अथॉरिटी ने पीछे खंजर घोंपा हुआ उसके अंदर। ये उन्होंने छापा है कि ना ऑर्डर जो है उनके अंदर हम खंजर मार रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है किसी बात की। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा तो अदलिया को परवाह नहीं है कि ये मामला उनके साथ हो क्या रहा है और उनकी बेतौकीरी हो रही है। नाज़रीन, सिंध और पंजाब के दरमियान जो रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है। खैरपुर के मकाम के ऊपर जो है वो मेन शाहराह बंद कर दी गई है। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बंद है। वजह यह है कि जो सिंध के हिस्से का पानी है उसे दरिया सिंध से नहरें निकाल के चोलिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है और वो पानी SIFC के कंट्रोल में चला जाएगा। अब इस पे हलीम आदिल शेख साहब एक बड़ा जुलूस लेकर निकले हैं और वो भी कराची से एक मार्च जा रहा है जो सक्खर की तरफ मूव कर रहा है। ये भी एहतजाज करेंगे। हलीम आदिल शेख ने एक दरिया सिंध के ऊपर खड़े होकर एक वीडियो बनाई जिसमें बता रहे हैं कि ये तो रेगिस्तान बन गया है, यहाँ तो पानी है ही नहीं। तो जब हमारे पास हमारे हिस्से का पानी नहीं है, कराची वाले प्यासे मरेंगे, जब हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा तो उस वक्त हम कैसे गुजारा करेंगे? इतनी बड़ी आबादी का क्या बनेगा? और ये जो खुश्क दरिया सिंध है इसमें तो पहले पानी नहीं आ रहा और आप इसमें से नहरें निकाल रहे हैं, तो कहां आप ले जाएंगे पानी और क्या करेंगे आप? ये सारे सवालात उन्होंने दरिया सिंध के ऊपर खड़े होकर दिखाया कि ये देखो खुश्क हुआ हुआ दरिया सिंध। हालांकि ये वो सीजन है जब दरियाओं में पानी ठीक होता है। अभी बर्फ पिघलने का आगाज हो गया है और दरिया सिंध के अंदर पानी इस वक्त होना चाहिए था और वो पानी चल रहा होना चाहिए था। हमें तो सर्दियों के अंदर वहां पानी मिल जाता है, क्योंकि मैं मुर्गाबी के शिकार के लिए हम कभी जाते हैं तो दरिया सिंध में ठीक ठाक पानी जो है उसका फ्लो होता है इवन सर्दियों में। लेकिन इस वक्त हालात आपके सामने हैं, पानी बहुत डेड लेवल पे नीचे चला गया है और इस पे एहतजाज हो रहा है। 63 मकामात हैं नाजरीन इस वक्त छोटे बड़े सिंध के अंदर जहां पे धरने और एहतजाज जारी है और पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। यानी पीपल्स पार्टी ने कभी फलस्तीन के लिए भी, कभी किसी और मसले के लिए भी निकलने ही नहीं दिया PTI को, लेकिन इस मामले पे पीपल्स पार्टी बांधी गई है, वो अब किसी को रोक ही नहीं सकती। डिफरेंट जमातें एहतजाज कर रही हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंटीरियर सिंध की जमातें पेश हैं और ट्रेन भी एक रोक दी गई है जो सिंध और पंजाब के बीच में मूव कर रही थी। इस ट्रेन को जाना था कराची, लेकिन ये ट्रेन भी रोक दी गई है। ये है नादरीन इस वक्त वहां सूरत हाल। नादरीन, एक और खबर आपके पास थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। फाइनेंशियल करप्शन जो इल्ज़ाम लगा था बाबर सलीम सवाती साहब के ऊपर, मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक दिन पहले बताया कि वो इल्ज़ाम गलत साबित हो गया है और बाबर सलीम सवाती साहब जो हैं उनके ऊपर करप्शन साबित नहीं हुई, ये काजी अनवर साहब ने कहा है। अब रह गए बाकी 2 रुकन। मैं आपको अपने सोर्स से खबर ये दे देता हूं कि काजी अनवर साहब के बकौल किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की बाबर सलीम सवाती साहब, बल्कि आजम सवाती साहब ने उन पर गलत इल्जाम लगाए। और आजम सवाती साहब जब से जेल से आए हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनका बयानिया बदला हुआ है और उनकी टोन बदली हुई है और वो एक मुख्तलिफ आदमी है। जैसे वो जेल में गए थे वैसे वो बाहर नहीं आए। यानी सिंपल वो कहें तो उनके बकौल ये है कि काजी अनवर साहब के बकौल अगर सादा लफ्जों में कहें, उन्होंने तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जनाब आजम सवाती साहब का उनके बकौल के सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके बकौल ये है। लेकिन आजम सवाती साहब की अपनी एक सोच है, वो अब एक नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं।
वो ये कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए और इमरान खान साहब के लिए कोई छोटा मोटा पैकेज बना के इमरान खान साहब को बाहर निकालें, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, वो ये कहते हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं चल रही। अब सारा डाल दिया गया है आरिफ अलवी साहब पे कि साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ मामला कैसे आगे बढ़ेगा वो तब हम देख लेंगे। अब इसमें जो है मैं आपको जो पक्की खबर देने वाला हूं वो ये है कि एक रुकन के बकौल, जो सीनियर तरीन रुकन है उनके बकौल, किसी किस्म की कोई करप्शन बाबर सलीम सवाती ने नहीं की और उनको सजा दी जा रही है इमरान खान के साथ खड़े होने की। और मेरी इतला के मुताबिक बाबर सलीम सवाती साहब पे 3 चीज़ों के लिए दबाव है, शदीद दबाव है। एक, ये मादनियात बिल को पास करवाने के लिए उन पर शदीद तरीन दबाव है कि जैसे ये आए इसको फौरी तौर पर पास करवाओ, क्योंकि स्पीकर का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर स्पीकर मौजूद हो तो डिप्टी स्पीकर आ ही नहीं सकता, जब वो आएगा नहीं तो वो अपना रोल कैसे प्ले करेगा, तो स्पीकर तो मौजूद है। तो बड़ा शदीद दबाव है। हो सकता है कि उन्हें कहीं ट्रैवल करवा दिया जाए पाकिस्तान से बाहर, या हो सकता है वो बीमार हो जाए और किसी दिन वो इजलास में ना आए और कोई और आ जाए और वो आगे कार्रवाई कर दे, लेकिन फिलहाल वो नहीं मान रहे। तो जनाब बाबर सलीम सवाती साहब को एक दबाव ये है कि जनाब आप बिल पास करवाएं मादनियात वाला। दूसरा दबाव ये है कि आपने जो तकारीर करवाई वो बड़ी ज्यादती की है आपने। जब अली अमीन गंडापुर को गायब किया गया तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी और सबकी करवाई थी और उसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर डलवाया भी था। तीसरा प्रॉब्लम जो कार्टून वाला ड्रोन हमला है उसके ऊपर करारदाद क्यों पास करवाई, ये 3 चीजों पे बाबर सलीम सवाती साहब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। और अब मुतालबा सिर्फ मादनियात के बिल वाला है कि ये आप करवा दें तो ठीक है। अब ये एक दबाव है, लेकिन वो इस दबाव में नहीं आ रहा है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों ने उनसे रब्ता किया है और उनसे रब्ता करके ये कहा है कि खबरदार आपने ये बिल पास नहीं करवाना। उन्होंने कहा जी मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो पहले से सोच के बैठा हूं कि ये बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक कि इमरान खान मुझे बुलाकर नहीं कहेगा, हमें नहीं कह देता कि जनाब बिल पास करवा दो, तब तक हम ये पास नहीं करवाएंगे। अब ये तो है जी अब तक का उनके ऊपर जो दबाव आ रहा है। एक रुकन को लगता है कि ये आदमी बेगुनाह है और इसके साथ ज्यादती हो रही है। दूसरे रुकन को यह लगता है कि ये आदमी करप्ट नहीं है, इसने कोई करप्शन नहीं की, कोई पैसा वैसा नहीं बनाया। करप्शन का इल्जाम बिल्कुल गलत है। हाँ कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है और मिसमैनेजमेंट ये हुई है कि वहां पे एक सिस्टम ऐसा है जिसमें बंदे इंडक्ट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे इंडक्ट किए, निकाले, कुछ इस तरह की चीजें हैं। वो इसको मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं दूसरे रुकन कि ये मेरा सोर्स जो बता रहा है मुझे और कंफर्म है ये। दूसरा रुकन कहता है जी ये मिसमैनेजमेंट है, एक रुकन कहता है जी करप्शन बिल्कुल नहीं है। तो अब करप्शन तो निकल गई साइड पे और आगे मिसमैनेजमेंट। मैंने ये पता करवाया कि क्या मिसमैनेजमेंट की कोई सजा हो सकती है। जी कानून के अंदर किसी किस्म की कोई सजा नहीं है। इन्होंने वही अथॉरिटी इस्तेमाल की जो कानून के मुताबिक इन्हें मिली हुई है। इन्होंने आउट ऑफ द लॉ जाके कोई 1 टके का भी काम नहीं किया, जो किया कानून के मुताबिक किया। अथॉरिटी का जितना इस्तेमाल किया कानून के मुताबिक किया, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट है। अब दूसरे साहब ये समझते हैं, तीसरे साहब बिल्कुल खामोश हैं, वो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं जो तीसरे साहब है वो वही बात करेंगे जो अली अमीन गंडापुर करेंगे, क्योंकि जो तीसरे साहब है उनका अली अमीन गंडापुर से बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है। जो वज़ीर-ए-आला हाउस की बैक साइड पे एनेक्सी है, रोजाना ये लोग वहां पे इकट्ठे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो तीसरे साहब का जबरदस्त ताल्लुक है वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। और फिर वो जो अली अमीन गंडापुर साहब चाहेंगे वही वो तीसरे साहब कर देंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने जो बात की ब्रेन ड्रेन के हवाले से कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, तो मैं एक खबर जो है वो यहाँ निकाल के सामने रखता हूँ। आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी इस खबर को देख लिया और उन्होंने भी इसको शेयर किया है। लेकिन ये खबर ये है कि 25,000 पाकिस्तानियों ने दोहरी शहरियत के लिए कसीर सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। ये किसने कहा? ये कहा चेयरमैन नैब ने। चेयरमैन नैब ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि पिछले साल, ये 2024 की बात है, कि 2024 में 25,000 पाकिस्तानी, बहुत बड़ी तादाद है। और ये 25,000 पाकिस्तानी वो नहीं है जो वैसे बाहर चले गए, वैसे तो बेशुमार लाखों चले गए हैं। एक साल में 5-5, 10-10 लाख पाकिस्तानी बाहर जा रहा है, वो नहीं है। ये वो है जो कसीर सरमाया लेकर गए हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा बल्क में लेकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये 25,000 सरमायाकार हैं। एक बंदा करोड़ों रुपया लेकर बाहर गया है। अंदाजा करें कितने अरबों डॉलर पाकिस्तान के बाहर चले गए हैं। 25,000 अफराद ने सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के लिए वाफर मिकदार में सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। उन्होंने इस टैलेंट और सरमाया का बैरून मुल्क मुंतकली को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने बदनुमानी और हरासानी लोगों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उन्होंने ये कहा। फिर इसके बाद KCCI के सदर मोहम्मद जावेद बुलवानी ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबारी माहौल खराब हो चुका है और कई मल्टीनेशनल कंपनियां कराची छोड़कर जा चुकी हैं। और आर्मी चीफ कहते हैं ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन गेन है। फॉर गॉड से एक तकरीर के लिए आप पूरा नैरेटिव तब्दील ना करें। जो लोग भी आर्मी चीफ की तकरीर देखते हैं या उन्हें पॉइंट्स बनाकर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग से काम लें, थोड़ा होश के नाखून लें। या तो आप तकरीर करवाएं ना, और सियासी जलसे में तो बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का सियासी जलसा है, आपने आर्मी चीफ को उठा के वहां मुतनाज़े बना दिया तकरीर करवा के। और जब तकरीर आपने करवानी थी तो कोई आप जुमले ऐसे लिख कर देते
जो हकीकत पे मबनी होते। ये ब्रेन ड्रेन है भाई। लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, पाकिस्तान के कीमती लोग जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। ये ब्रेन ड्रेन है, ये ब्रेन गेन नहीं है। 25,000 पाकिस्तानी तो पिछले साल ऐसे गए हैं जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एक एक बंदा लेकर पाकिस्तान से बाहर चला गया है दोहरी शहरियत के लिए। किसी मुल्क में भी आपको दोहरी शहरियत नहीं मिलती जब तक कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट नहीं कर देते। ये है नादरीन सूरत हाल। अब तक के लिए